30 अप्रैल 1945। इतिहास के पन्नों में दर्ज एक निर्णायक दिन। बर्लिन के फ्यूहर बंकर में एडोल्फ हिटलर ने खुद को गोली मार ली और उसकी पत्नी ईवा ब्राउन ने साइनाइड खाकर जान दे दी। सोवियत सेना बर्लिन की सड़कों पर थी, हार तय थी। उनके शवों को बंकर के बाहर जलाया गया। यही कहानी हमें स्कूलों में पढ़ाई जाती है। ये कहानी द्वितीय विश्व युद्ध के अंत का प्रतीक बन गई। दुनिया ने राहत की सांस ली, मित्र राष्ट्रों ने जीत का जश्न मनाया और हिटलर की मौत ने एक नई उम्मीद जगाई। लेकिन क्या हर कहानी उतनी सीधी होती है जितनी दिखाई देती है? क्या हो अगर यह कहानी अधूरी हो? क्या हो अगर इतिहास का सबसे बड़ा खलनायक मौत को धोखा देकर भाग निकला हो? कई दस्तावेज, गवाह और अनसुलझे सुराग एक अलग कहानी की ओर इशारा करते हैं। एक ऐसी कहानी जिसमें हिटलर की मौत एक नाटक थी और उसका असली अंत कहीं और हुआ। यह कहानी हमें बर्लिन के खंडहरों से हजारों मील दूर अर्जेंटीना तक ले जाती है। क्या हिटलर के शव की पहचान कभी पक्की हुई? क्या सोवियत सबूत भरोसेमंद थे? इन सवालों के साथ हम इतिहास के सबसे बड़े रहस्य की परतें खोलेंगे। अब नजर डालते हैं सरकारी फाइलों पर। सालों तक एफबीआई ने हिटलर से जुड़ी हजारों फाइलें गोपनीय रखीं। जब ये फाइलें सार्वजनिक हुईं, तो सामने आया कि एफबीआई को लगातार ऐसी रिपोर्टें मिलती रहीं कि हिटलर अर्जेंटीना में जिंदा है। इनमें से कई रिपोर्टें विश्वसनीय स्रोतों से थीं। एफबीआई ने इन दावों को कभी पूरी तरह खारिज नहीं किया। एक 1945 की फाइल में एक मुखबिर ने दावा किया कि उसने हिटलर के अर्जेंटीना पहुंचने में मदद की थी, पनडुब्बियों के जरिए। एफबीआई ने इस जानकारी को गंभीरता से लिया, लेकिन निर्णायक सबूत नहीं मिले। फिर भी सवाल बना रहा, अगर हिटलर की मौत तय थी तो एफबीआई दशकों तक उसकी तलाश क्यों करती रही? सीआईए के दस्तावेज भी इसी ओर इशारा करते हैं। एक 1955 के मेमो में एक पूर्व एसएस सैनिक ने दावा किया कि वह हाल ही में हिटलर से मिला था, जो कोलंबिया और अर्जेंटीना के बीच यात्रा कर रहा था। इस रिपोर्ट के साथ एक तस्वीर भी थी जिसमें हिटलर जैसा दिखने वाला व्यक्ति था। भले ही तस्वीर की प्रामाणिकता संदिग्ध रही, लेकिन सीआईए जैसी एजेंसी ने इसे गंभीरता से लिया। ये सरकारी फाइलें बताती हैं कि पर्दे के पीछे हिटलर के भागने की संभावना को गंभीरता से लिया गया था। दस्तावेजों के अलावा चश्मदीद गवाहों के दावे इस कहानी को और रहस्यमय बनाते हैं। कई लोगों ने दावा किया कि उन्होंने युद्ध के बाद हिटलर को अर्जेंटीना में देखा। कैटालिना गोमेरो नाम की महिला ने कहा कि उसने 1950 के दशक में एक ऐसे घर में काम किया जहां हिटलर रहता था। वह जर्मन बोलता था, वही मूंछें, और उसे फ्यूहरर कहा जाता था। हरमन गुथरबर्ग नामक व्यक्ति ने भी अर्जेंटीना में हिटलर से मिलने का दावा किया। उसने बताया कि हिटलर शांत जीवन जी रहा था, लेकिन पुराने साथियों के संपर्क में था। कई अन्य लोगों ने भी होटलों, रेस्टोरेंट्स और गांवों में हिटलर या उसके जैसे दिखने वाले व्यक्ति को देखने की बात कही। इन बयानों को अक्सर खारिज कर दिया जाता है, लेकिन क्या इतने सारे लोगों के बयान पूरी तरह झूठे हो सकते हैं? अर्जेंटीना के एक होटल मालिक ने दावा किया कि हिटलर और ईवा ब्राउन उसके होटल में रुके थे और गेस्ट बुक में उनके हस्ताक्षर थे। हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हो सकी। इन गवाहियों ने हमेशा इस रहस्य को जिंदा रखा कि क्या हिटलर ने अपनी बाकी जिंदगी गुमनामी में बिताई? अगर हिटलर भागा तो अर्जेंटीना ही क्यों? द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अर्जेंटीना की सरकार नाजी विचारधारा के प्रति सहानुभूति रखती थी। राष्ट्रपति जुआन पेरोन ने हजारों नाजी अधिकारियों को शरण दी। एडोल्फ आइकमैन, जोसेफ मेंगेले जैसे कुख्यात अपराधी सालों तक वहीं छिपे रहे। यह सिर्फ सहानुभूति नहीं, बल्कि एक सुनियोजित नेटवर्क था, रैट लाइन्स। इसमें चर्च, सरकारी अधिकारी और जासूस शामिल थे, जो नाजियों को नकली पहचान और सुरक्षित रास्ते मुहैया कराते थे। जब हजारों नाजी सैनिक भाग सकते थे, तो क्या हिटलर के लिए भी ऐसा रास्ता नहीं था? अर्जेंटीना में पहले से बड़ा जर्मन समुदाय था, जिससे भीड़ में घुलना आसान था। इन समुदायों ने भागे हुए नाजियों को सुरक्षा दी और स्थानीय अधिकारियों का भी समर्थन मिला। अर्जेंटीना नाजी विचारधारा के लिए एक सुरक्षित स्वर्ग था, ऐसा माहौल जिसमें हिटलर जैसा व्यक्ति आसानी से छिप सकता था। इस रहस्य को और गहरा बनाते हैं कुछ भौतिक सुराग और तस्वीरें। सबसे चर्चित है वह तस्वीर जिसमें 1954 में कोलंबिया में हिटलर जैसा दिखने वाला व्यक्ति एक पूर्व एसएस सैनिक के साथ बैठा है। आलोचकों का कहना है कि यह तस्वीर नकली हो सकती है, लेकिन बहस आज भी जारी है। अर्जेंटीना के एक होटल से मिली एक तस्वीर में एक बूढ़ा व्यक्ति और उसकी पत्नी दिखते हैं। कहा जाता है कि वे हिटलर और ईवा ब्राउन हैं। चेहरे के विश्लेषण विशेषज्ञों की राय बंटी हुई है। कुछ इसे मेल खाता मानते हैं, कुछ संयोग। अर्जेंटीना में एक गुप्त कमरे से नाजी प्रतीकों वाली वस्तुएं भी मिली।
हिटलर की तस्वीर वाली आवर्धक शीशियां, नाजी चील की मूर्तियां। जांचकर्ताओं का मानना है कि ये किसी उच्च पदस्थ नाजी अधिकारी की थीं। कुछ थ्योरी के अनुसार शायद हिटलर की। ये सुराग अकेले कमजोर हैं, लेकिन जब सबको जोड़ते हैं, फाइलें, गवाह, नेटवर्क और भौतिक सबूत, तो एक नई तस्वीर उभरती है। हिटलर के भागने की थ्योरी को समझने के लिए ऑपरेशन रैटलाइन को जानना जरूरी है। यह गुप्त नेटवर्क हजारों नाजियों को यूरोप से दक्षिण अमेरिका पहुंचाने के लिए बनाया गया था। इसमें वेटिकन के बिशप, अर्जेंटीना के अधिकारी और पूर्व नाजी जासूस शामिल थे। वे भगोड़ों को छिपाते, नकली दस्तावेज बनाते और जहाजों से भेजते थे। जोसेफ मेंगेले और एडोल्फ आइकमैन जैसे अपराधी इसी रास्ते से भागे। तर्क कहता है, अगर किसी के लिए यह नेटवर्क सबसे पहले इस्तेमाल होना था तो वह हिटलर ही होता। हिटलर की मौत का नाटक रचना इस योजना का हिस्सा हो सकता था, ताकि दुनिया उसकी तलाश बंद कर दे। ऑपरेशन रैटलाइन हिटलर के भागने की थ्योरी को व्यावहारिक आधार देता है। यह सिर्फ कल्पना नहीं, नाजियों का एक विशाल नेटवर्क सचमुच मौजूद था और हिटलर का बच निकलना संभव लगता है। तो क्या हिटलर वाकई अर्जेंटीना भाग गया था? सबूत, दस्तावेज, गवाह, किसी के पास पक्का जवाब नहीं। एक तरफ है आधिकारिक कहानी, हिटलर की आत्महत्या, शव जलाया गया, सोवियत सबूत जिनकी प्रामाणिकता संदिग्ध रही। दूसरी तरफ है वैकल्पिक कहानी, FBI, CIA की फाइलें, चश्मदीदों के बयान, ऑपरेशन रैटलाइन और अर्जेंटीना का सुरक्षित माहौल। दोनों कहानियों में कमजोरियां हैं। आधिकारिक कहानी में भौतिक सबूतों की कमी, साजिश की थ्योरी में निर्णायक प्रमाण नहीं। सच्चाई शायद इन दोनों के बीच कहीं छिपी है। यह हर व्यक्ति पर निर्भर करता है कि वह किस पर विश्वास करे, सरल इतिहास या अनसुलझे सवाल। जब तक कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, हिटलर की मौत की कहानी हमेशा एक रहस्य बनी रहेगी, शायद इतिहास के सबसे बड़े रहस्यों में से एक।